गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे फिर लगभग 50 सवालों के जो कि समान विज्ञान पे आधारित रहेंगे। उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा, जो कि लगभग किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो हम एक एक करके सवाल का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस का सवाल लगभग 50 सवाल है कुल। पहला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हमारे शरीर का जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो जवाब मिलेगा दांत का इनेमल। इनेमल ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो दांत का इनेमल होता है ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। होता क्या है, मान लीजिए ये दांत है, तो दांत के ऊपर सबसे ऊपर एक चमकीली परत पाई जाती है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ये फ्लोरीन का बना होता है और पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो मनुष्य के जीवन में 20 दांत दो बार निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो 20 दांत होते हैं जिन्हें हम लोग मिल्क टीथ या दुधवा दांत बोलते हैं, ये निकलते हैं बचपन में और 7, 8, 10 साल की उम्र में टूट जाते हैं। इसके बाद पुनः निकलता है दांत जो कि 32 दांत होते हैं। तो पूरे मानव जीवन में, मानव काल में जो है कुल 32 प्लस 20 कह सकते हैं 52 दांत निकलते हैं। लेकिन इसमें से जो 20 दांत होते हैं वो निकलते हैं और टूट जाते हैं। तो पूछा जाता है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो 20 दांत दो बार निकलते हैं। आगे अगला सवाल, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन। ये इसका रासायनिक नाम है। इसको याद किए रहिएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो है साइनोकोबालामीन। और इसी साइनोकोबालामीन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोबाला में क्या है? कोबाल्ट है जो कि एक धातु है। तो विटामिन B12 में एक धातु पाया जाता है जो कि कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन। दोनों पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे साइनोकोबालामीन। अगर ये पूछे कि विटामिन B12 या फिर साइनोकोबालामीन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बताएंगे कोबाल्ट धातु पाई जाती है जिसका संकेत होता है CO संकेत होता है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। आगे चलते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में मुख्यतः जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और जो टाइलिन एंजाइम है ये अम्लीय होता है। इसके साथ साथ लाइसोजाइम है, ये भी पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है। तो अगर पूछा जाए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे टाइलिन। अगला सवाल, WBC का क्या कार्य होता है? तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो हमारे रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। दूसरा है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कणिकाएं हैं WBC, इनका कार्य क्या होता है? कि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो आप लिख सकते हैं WBC क्या कार्य है? WBC जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, चाहे इसको लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए रोगों से रक्षा करती हैं।
रोगों से रक्षा करती है। WBC का कार्य है रोगों से रक्षा करना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आगे पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग पेपर में पूछा जाता है सवाल कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणुओं को मारने के काम आता है। पहला जो एंटीबायोटिक खोजे थे यही पेनिसिलिन था। पूछा जाता है प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। किसने खोजा था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कब खोजा था? 1929 में खोजा था। और इसकी उपयोगिता इतना ज्यादा थी कि आजकल जितने भी दवाई हैं लगभग सब में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1940 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि यह पहला एंटीबायोटिक था जो कि कवक फंगस से प्राप्त किया जाता है और ये जीवाणुओं को मारने के काम आता है। लगभग जितनी भी दवाएं हैं 80% एंटीबायोटिक होता है और प्रथम जो एंटीबायोटिक था ये था पेनिसिलिन। आगे मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग कौन बनाता है? तो एक पिगमेंट होता है मानव शरीर में जिसे कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये मानव के त्वचा में पाया जाता है और जब ये पाया जाता है तो यही जो धूप होता है यही अवशोषित करता है। अगर ये बहुत ज्यादा पाया जाएगा तो मनुष्य का त्वचा जो होता है डार्क हो जाता है, काला हो जाता है और कम पाए जाने पे मनुष्य गोरा होता है। और ऐसे व्यक्ति जिसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है उनका त्वचा देखेंगे एकदम सफेद रहेगा, इसे एल्बिनिक रोग बोलते हैं। जिसमें मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा उसमें एल्बिनिक नामक रोग हो जाता है और उनका शरीर से लेकर बाल आंख और सब एकदम सफेद हो जाएंगे, एकदम सफेद रहेगा। तो ये मानव त्वचा में पाया जाता है जो कि रंग डिसाइड करता है, इसे हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट और इस त्वचा में पाया जाता है। आगे एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। हमारे मानव शरीर में एंजाइम की बहुत उपयोगिता है। इसी एंजाइम के कारण ही भोजन 5-6 घंटे में जो है पाचन हो जाता है। अगर ये एंजाइम ना रहे तो भोजन को पचने में लगभग 50 साल लग जाए। तो एंजाइम की बहुत भूमिका होती है, ये कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं और ये जो होते हैं एंजाइम ये प्रोटीन का नेचर होता है, ये प्रोटीन के नेचर के होते हैं। आगे कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एक हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इसे कहते हैं लड़ो और प्रो हार्मोन। ये जो वृक्क होता है, जो वृक्क होते हैं गुर्दा, इसी के ऊपर पाया जाता है, इसी के ऊपर पाया जाता है एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं और इसे हिंदी में अधोरेखित ग्रंथि कहा जाता है। ये हार्मोन निकालता है जिसे कहते हैं एड्रेनलिन, जो कि लड़ो और प्रो के नाम से जाना जाता है। आगे अगला सवाल, एचआईवी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एचआईवी जो होता है ये वायरस का नाम है, फुल फॉर्म है एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पूरा नाम एचआईवी का क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। और एचआईवी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे एड्स नामक रोग हो जाता है एचआईवी से। और इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है, ये रोग का नाम है। और होता किस वायरस से है? एचआईवी से होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आगे देखते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। आगे अगला सवाल, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? एलपीजी, पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे एलपीजी का जो मिश्रण होता है ये होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो मिक्सचर होता है इसे हम लोग एलपीजी कहते हैं। और यही जो मिक्सचर होता है यही एलपीजी कहलाता है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो कि जलने के काम आता है। तो कभी कभी इसमें लीकेज ना हो इसलिए इसमें एक अलग रसायन मिला दिया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकप्टेन। उससे क्या होता है? वो दुर्गंध युक्त होता है। कभी अगर गैस लीक हो रहा है तो कैसे सूचना हमको मिलेगी? एक दुर्गंध निकलता है, इस रसायन से इसमें मिलाया जाता है, उसका नाम है इथाइल मरकप्टेन। तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। इसका सूत्र होता है CH3COH। तो जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके में पाया जाता है। तो जैसे 100 ml पानी ले लें, उसमें से 8 से 10 ml जो सिरका रहेगा उसको मिला देंगे, वही बन जाएगा एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल। और जो एसिटिक अम्ल है ये है सिरके का अम्ल। सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है। आगे, मानव आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? जैसे हमारी आंखें हैं तो इधर और इस साइड कितनी डिग्री तक देख सकती हैं? तो जैसे आप देखेंगे कि ये इसके बीच जो है 180 डिग्री बनता है और नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। तो एक बिंदु पे कुल मिलाकर के 360 डिग्री बनते हैं। तो हमारी जो आंखें हैं 180 नहीं देख सकती हैं, 150 देख सकती हैं, सिर्फ इतना ही देख सकती हैं। तो जो मानव आंख है, मानव आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो 150 डिग्री तक मानव आंख जो है देख सकता है, 150 डिग्री। तो मनुष्य के आंख द्वारा तीक्ष्ण करके ही केवल 150 डिग्री देख सकते हैं। आगे, विद्युत धारा की इकाई का क्या नाम है? विद्युत धारा किसमें नापा जाता है? तो विद्युत धारा जो नापा जाता है वो एम्पीयर में नापा जाता है। विद्युत धारा एम्पीयर में मापा जाता है। आगे, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। ध्यान दीजिएगा। आगे, टिटनेस, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? होता क्या है, जब कहीं चोट लग जाता है लोहे से, तो लोहे से लगने के बाद एक बीमारी होता है जिसे हम लोग लापता या टिटनेस भी बोलते हैं। ये जाके हमारी तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है और हमारा शरीर अकड़ जाता है, इसमें शरीर हिल डुल नहीं पाता है, जिसे हम लोग टिटनेस कहते हैं। और ये जो होता है टिटनेस बीमारी, ये मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? जो टाइफाइड बीमारी है ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो टाइफाइड होता है आंख से संबंधित होता है। जब आंख में बहुत दिन तक भोजन नहीं पचता है तो बीमारी फैलता है जिसका नाम है टाइफाइड। और ये बीमारी है ये एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के दौरान
एक बीमारी होता है, इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। यही टाइफाइड बीमारी काज करता है। आगे जो एलिसा टेस्ट है, देखिए ध्यान से, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा जो जांच है वो एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति एड्स की जांच कराने के लिए जाता है तो उसको जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। आगे किडनी या गुर्दे का जो क्रियात्मक इकाई है उसका क्या नाम है? जैसे होता क्या है, जैसे गुर्दा हो गया, जैसे गुर्दा है, ऐसे गुर्दा है, तो गुर्दा जो होता है बहुत ही छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। लगभग हजारों लाखों नेफ्रॉन होते हैं। यही नेफ्रॉन ही जो है छानते हैं और ब्लड को अलग करते हैं और यूरिन को अलग करते हैं। क्योंकि जो ब्लड का जो निस्संदन होता है, छाना जाता है, वो किडनी में छाना जाता है और उसको छानने का कार्य करते हैं यही नेफ्रॉन, जो किडनी के क्रियात्मक इकाई है। किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन सा है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन जो है ये किडनी का क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। 639 मांसपेशियां। तो मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 बोन होते हैं, हड्डी होती है। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। जो किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, का कार्यात्मक इकाई क्या है? जो मतलब कि यूनिट क्या है? यूनिट इसका होता है नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। और जो एलिसा जांच किया जाता है वो एड्स कहते हैं इसका। एड्स की जो बीमारी है उसकी जो जांच किया जाता है उसे कहते हैं एलिसा टेस्ट, एलिसा जांच। ये हो गया इतना सवाल। आगे देखिए, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? जैसे हमारा मोबाइल है 10 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा होता है, बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल का होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का आंख है वो होता है 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल का होता है मनुष्य का आंख। जान सकते हैं इसकी जो है क्षमता कितनी है। जब कैमरे की क्षमता 10 मेगापिक्सल की है तो भी फोटो खींच देता है, तो मनुष्य का आंख जो है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। अगला सवाल, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विटामिन डी है, विटामिन डी है, वो जो होता है हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। आगे, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? जो कोशिका है उसे ऊर्जा कहां से मिलता है? तो माइटोकांड्रिया से प्राप्त होता है। अगर हमारे शरीर की बात करें तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो माइटोकांड्रिया ही प्रदान करता है। तो शरीर की जो ऊर्जा का घर है या कोशिका का ऊर्जा का घर जो होता है वो माइटोकांड्रिया है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया बोलते हैं, माइटोकांड्रिया बोला जाता है। चाहे कोशिका का पावर हाउस कहिए या शरीर का पावर हाउस कहिए, क्योंकि जब कोशिका ऊर्जा पाएगी तभी हमारा शरीर भी ऊर्जा पाएगा और तभी कार्य होगा। आगे, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? तो मंदक मतलब ये होता है जैसे जो न्यूट्रॉन है वो बमबारी करते हैं रेडियम पे या प्लूटोनियम पे, तो बहुत स्पीड के साथ जाते हैं, तो इनके वेग को कम कर दिया जाता है, इसे मंदक कहते हैं। दूसरा, प्रशीतक, तो जब विस्फोट होता है परमाणु रिएक्टर में तो हम उष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, उसको ठंडा करने के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो होता है भारी जल। भारी जल का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है D2O। D2O का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पन्न किया जाता है और इसमें जो मंदक और प्रशीतक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है भारी जल, D2O बोलते हैं। उसका सूत्र है D2O और भारी जल है जो मंदक या प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी सवाल पूछ लिया कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? भारी जल। प्रशीतक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? भारी जल। आगे, अगला सवाल,
जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जवाब मिलेगा जर्मन सिल्वर जो होता है ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर, जस्ता और निकिल का। कॉपर, जस्ता और निकिल का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्र धातु होता है, जिसे हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं। यहीं पे आप दो तीन और मिश्र धातु जान लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो यही थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर पीतल पूछ ले, पीतल का मिश्र धातु किसका किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे भी निकाल लीजिए। कॉपर और जिंक जो है वो पीतल हो जाएगा। अगर ये ब्रॉन्ज पूछ ले, कांसा पूछ ले, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कुछ नहीं करना है, कॉपर ही रहेगा, यहाँ कॉपर रहेगा, फिर जस्ता की जगह पे टिन आ जाता है, यसेन आ जाता है। तो जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है, कांसा बोलते हैं उसे। और जो पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। एक होता है गन मेटल, ये भी बहुत पूछा जाता है। गन मेटल का जो मिश्र धातु है ये किसका किसका मिश्र धातु है? तो जो गन मेटल होता है इसमें कुछ नहीं करना है, जो जर्मन सिल्वर है वैसे ही रहेगा, कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा। बस ये जो निकिल है इसी की जगह पे आप क्या कर दीजिए, टिन कर दीजिए, कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा और जो ये निकिल है इसको हटा के टिन कर देंगे तो बन जाएगा गन मेटल। तो इस प्रकार हम जो है जर्मन सिल्वर से चार और मिश्र धातुओं के नाम जान लिए, एलॉय के नाम जान लिए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर का क्या कंपोजिशन होता है, मिश्र धातु किसका किसका होता है। कॉपर, जिंक, निकेल का होता है। और अगर कॉपर जिंक के लिए ये पीतल का मिश्र धातु हो जाएगा, ब्रास का। दूसरा अगर यहाँ कर दिए कांसा, तो कॉपर तो रहेगा, ये जेलेन के जगह पे एसएन कर दीजिए, टिन कर दीजिए, जस्ता को हटा करके टिन कर देंगे, ये हो जाएगा कांसा का मिश्र धातु। अगर कुछ गन मेटल का मिश्र धातु, तो जो गन मेटल होगा कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा, जो निकिल है उसी की जगह पे कर दीजिए टिन, एसएन कर देंगे तो गन मेटल निकल आएगा। इस प्रकार हम देखें कि हम एक ही से कम 4 मिश्र धातु के नाम याद कर लिए हैं। हटा देना इसको। आगे आगे देखेंगे कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से निकलने वाला दुर्गंध रसायन कौन सा है? क्या नाम है उस दुर्गंध रसायन का? तो वो रसायन है एथिल मर्केप्टन। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एथिल मर्केप्टन और इसका सूत्र होता है, यहाँ नीचे लिख दे रहा है, इसके बाद मिटा देंगे, C2H5 SH। ये सूत्र होता है एथिल मर्केप्टन का, C2H5 SH बोलते हैं। और ये दुर्गंध युक्त होता है। जब गैस लीक होने लगता है हमको सूचना मिल जाती है कि गैस लीक हो रहा है। कौन देता है? एथिल मर्केप्टन देता है, क्योंकि ये दुर्गंध युक्त होता है। इसको हम सूत्र को हटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो एथिल जो मर्केप्टन है ये है दुर्गंध युक्त रसायन है, जो कि एलपीजी सिलेंडर में डाला जाता है। एलपीजी सिलेंडर में डाला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में डाला। जो दुर्गंध युक्त रसायन है वो है एथिल मर्केप्टन। अगला सवाल, गोबर गैस जो प्लांट होते हैं, तो जो गोबर गैस बनता है वो किन किन गैसों का मिश्रण होता है? कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि जो गोबर गैस है जो प्लांट स्थापित किए जाते हैं उससे जो गोबर गैस बनते हैं जिससे हम लोग जलाने या खाना बनाने का कार्य करते हैं, ये किस गैसों का मिक्सचर होता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 गैसों का मिक्सचर होता है। एक होता है मीथेन, जिसे हम लोग CH4 कहते हैं, मीथेन। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है नाइट्रोजन और अगला है हाइड्रोजन। ये 4 गैसों का मिक्सचर होता है गोबर गैस, जो कि लगभग 50 से 60% ये पाया जाता है, 50 से 60% ये होता है मीथेन, और 30 से 40% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं किसका मिक्सचर होता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और साथ में होता है हाइड्रोजन। तो जो मीथेन होता है ये 50 से 60% होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये है 30 से 40%। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो होता है ओवर गैस। तो मीथेन होता है 50 से 60%, ये होता है 30 से 40% और इन दोनों की मात्राएं बहुत कम होती हैं। आगे, ताजमहल का रंग फीका किस कारण हो रहा है? ताजमहल का जो रंग है वो फीका हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण। आखिर ये अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा जो होता है ये क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ समझा दे रहे हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये SO2 और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये दोनों गैसें जो हैं बगल में मथुरा रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी सेंटर है, वहां से गैसें प्रचुर मात्रा में निकलती हैं और जब ये वायुमंडल में जाकर एकत्रित हो जाती हैं और जल से मिल जाती हैं H2O से, जब H2O से मिल जाती हैं जल से तो ये बना लेती हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और इधर बना लेती हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 और यही जो मिक्सचर होता है यही कहलाता है अम्लीय वर्षा। जब ये जो है पानी के साथ नीचे गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल तो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इसके जो संगमरमर की जो सफेद परत है उसको धीरे धीरे करके पीलापन कर दे रहा है, ब्लैकिश इन कलर में कर दे रहा है, इसका रंग फीका कर दे रहा है। तो पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग किस कारण से फीका पड़ रहा है? आप बताएंगे अम्लीय वर्षा। लेकिन अगर पूछे कि ताजमहल का रंग किस गैस के कारण फीका पड़ रहा है तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है इस 60% सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, जिसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वो गैस का नाम पूछे तो आप सल्फर डाइऑक्साइड बताएंगे, अगर पूछे किसके कारण होता है अम्लीय वर्षा बताएंगे। अम्लीय वर्षा किन गैसों का मिक्सचर होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो कौन कौन से अम्ल होते हैं अम्लीय वर्षा में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। आगे आगे ये तो हो गया कि ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है। आप बताएंगे कि ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अगला सवाल, मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। मनुष्य का जो हृदय होता है ऐसे है, धड़का फिर आया, इसे कहते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो जो एक प्रोसेस होता है सिस्टोलिक से और डायस्टोलिक में आने पे तो 0.8 सेकेंड का लगता है। कहने का मतलब है 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। तो जो मनुष्य का हृदय है एक बार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो आता है इसे कहते हैं एक धड़कन, और जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो करने में पूरा समय लगता है तो 0.8 सेकेंड का लगता है, मतलब 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। आगे है हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। तो हमारी अस्थियां जो दांत होते हैं ये सामान्यतः किसके बने होते हैं? आप इसको देखिए, हमारी अस्थियां तथा दांत जो होते हैं ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। जो हमारे दांत का जो मुख्य भाग होता है हड्डियों का वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम भी होते हैं और फास्फोरस भी होते हैं। इसी कारण हड्डी और दांत बहुत कठोर होते हैं जो कि कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। Ca3PO4 का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। तो हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट। इस सूत्र को हटा दे रहे हैं। आगे देखिए, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? जो ओंकोलॉजी है इसके अंतर्गत हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर का जो अध्ययन होता है वो ओंकोलॉजी कहलाता है। यहाँ जगह है लिख दे रहे हैं फिर से,
दीजिएगा कि ओंकोलॉजी जो है, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। आगे कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अनलिमिटेड जो ग्रोथ होता है, विघटन होता है, विभाजन होता है, यही कहलाता है कैंसर। तो द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स नोन एज कैंसर। जो कैंसर होता है ये सेल का गुच्छा होता है, बन के आप सेल बना लेते हैं जो कि अनडेवलप होते हैं और धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। और इसका जो अध्ययन कहलाता है कंप्लीट अध्ययन, कहाँ ब्लड कैंसर क्या है, स्तन कैंसर क्या है और क्या है, ब्रेन ट्यूमर क्या है। तो ओवरऑल कैंसर का अध्ययन करेंगे, तो इसका जो अध्ययन करेंगे वो हम लोग ऑन्कोलॉजी के अध्ययन करेंगे। पूछा जाता है कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है ये इम्यूनो अम्ल में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। आगे हीरा तथा ग्रेफाइट किसके बने होते हैं? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं, जिसका सूत्र होता है, संकेत होता है सी। इसी कार्बन के अप्रूप हैं, एक है हीरा तथा दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा बहुत महंगा है और पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है जो कि कार्बन से मिलके बना होता है। और ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के ऊपर की जो लिखा जाता है ब्लैक कलर में वो होता है ग्रेफाइट। तो दोनों में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होता है और ये ग्रेफाइट बन जाता है, ये बन जाता है हीरा। तो ये जो बने होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं, जिसका संकेत होता है सी। आगे ओट करने पर प्रयोग होने वाली स्याही कौन सा है? जब हम ओट देने जाते हैं तो लौटने के बाद एक लोग बैठे रहते हैं, एक स्याही यहाँ लगा देते हैं। तो ये स्याही है ये छूटता नहीं है, ये महीना 2 महीने बाद ही छूटता है। और जिसका बना होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। AgNO3 का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट। आप लोग इसको जानते रहिए क्योंकि जानना भी जरूरी है। AgNO3 तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 और जो स्याही प्रयोग किया जाता है उन्हीं पे लगाया जाता है वो होता है AgNO3, जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। आगे भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर के बीच में 1984 ईस्वी में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिग नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 25 से 50 हजार लोग मारे गए थे और कहा जाता है 3 से 4 हजार लोग मारे गए थे, सरकारी आंकड़ा है, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि 25 से 50 हजार के बीच में मारे गए थे। तो एक कंपनी थी जो कि भोपाल में स्थापित किया गया था और वो जो है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं बनाते थे। और उसी से क्या हुआ, रात को 12 बजे जो है वो जो टैंकर बने हुए थे उससे खुल गए और एक गैस जो खतरनाक होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका रिसाव हो गया और काफी लोग मारे गए थे। तो पूछा जाता है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं इसे। इसका शॉर्ट फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। एम फॉर हो गया मिथाइल, आई फॉर हो गया आइसो, सी फॉर हो गया साइनेट। तो संकेत सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3NCO। और जो मिथाइल आइसोसाइनेट है यही वो गैस है जो कि रिसाव हुआ था। इसको हटा दे रहे हैं। आगे देखिए, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे अधिक लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये सबसे अधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। आगे मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकता है वो विटामिन है विटामिन ए।
विटामिन ए जो होता है ये संक्रमण से बचाता है, रोगों से रक्षा करता है, विटामिन ए। आगे बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लोग कह देते हैं लड़का या लड़की होने पे जो अक्सर जो है महिलाओं को जिम्मेदार देते हैं, लेकिन महिलाओं की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र पर होता है। क्योंकि माता का जो गुणसूत्र होता है वो XX ही होता है, XX ही होता है माता का, लेकिन पिता का होता है XY। जब यहाँ से X गया लड़की, अगर Y गया तो लड़का, ऐसा होता है। ये X हो गए, X हो गया, Y हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे आप, तो जो पिता और माता का जो लिंग निर्धारण होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, वो होता है पिता के गुणसूत्र। अगर पिता के गुणसूत्र से X क्रोमोसोम जाते हैं तो XX बनता है, लड़की होगा। अगर पिता के गुणसूत्र से Y क्रोमोसोम जाता है तो XY होगा, लड़का होगा। आगे आगे देखते हैं कि एल्टान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जे टॉमसन ने किया था। एल्टान की खोज जे टॉमसन थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। आगे सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। आगे दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसिन प्रोटीन। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है वो होता है कैसिन प्रोटीन। आगे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। और एल्टान की खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने कहिए या थॉमसन कहिए, उन्होंने किया था। तो ये हो गया लगभग 50 सवालों के जवाब जो विज्ञान से संबंधित हैं, और इसमें सब इम्पोर्टेंट है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।